नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। इस हफ्ते का जो एपिसोड है, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी सेनापति जी के प्रश्न के साथ। वो कहते हैं, अगर 4 मई को कमल खिलता है और दीदी हार जाती हैं तो क्या होगा? साथ में ही ऐसा नहीं हो पाता है तो उसका क्या परिणाम होगा? नीलम, इसके पहले कि मैं इनका आंसर करूँ, एक मुझे अपील करनी है अपने व्यूअर्स से कि देखिए, अगर आपको हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता अच्छी लगती है, तो इसमें ये बिना आपके सपोर्ट का नहीं हो सकता। आप जानते हैं, आप देखते होंगे, मैं, मेरे सारे कॉलीग्स अक्रॉस द कंट्री घूमते रहते हैं, मतलब ग्राउंड पे जाके वहाँ से फीडबैक लाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अब वो सब काम के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता उसमें चाहेंगे, तो वो जब तक आप सपोर्ट नहीं उसमें हमें करेंगे, हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आपसे मेरी अपील है कि हमारे सब्सक्राइबर बने आप। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करें। फिर मैं आता हूँ नीलम आपके इस सवाल पे। देखिए, एक लोकल की बात करें, वेस्ट बंगाल में क्या होगा एक, और एक नेशनली क्या जी। होगा, 2 चीज़ें। पहले मैं नेशनली कह दूँ कि देखिए, ये जो एक जनरल परसेप्शन रहा है कि बीजेपी नेशनल पार्टीज़ को तो फिनिश कहती है, कांग्रेस और जब भी साथ होती है तो खत्म कर देती है, लेकिन रीजनल पार्टी से लड़ नहीं पाती और रीजनल पार्टी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बीजेपी को देते हैं। अब आपने देखा कि उड़ीसा में कैसे फाइनली बीजेडी को खत्म किया बीजेपी ने। तो एक उड़ीसा के बाद अब वेस्ट बंगाल में जहाँ कभी पावर बीजेपी में नहीं रही और यहाँ जो कि तृणमूल कांग्रेस एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनको रेजिस्टेंस जो मिल रहा था, उसको अगर आपने खत्म कर दिया, तो वो दिखाया कि आपके ये जो आपने आर्ट जो है ना किसी पार्टी को हराने का, वो आपने परफेक्ट कर लिया है। हम्म। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल में आप इनको कह सकते हैं कि अमित शाह ने जिस तरह से वो एक उनको चाणक्य कहते हैं, लेकिन वो हम्म। कैसे एक एक रणनीति के तहत आप हरा सकते हैं, हमेशा चेहरे की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अभी तक क्या रहा है बीजेपी के बारे में परसेप्शन कि वो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तब अपील तक है। बीजेपी जीत रही है और जहाँ एक बार वो एक करिस्मेटिक फेस जो है सो नहीं होगा, तो उसके बाद से बीजेपी जो है सो उसका नीचे जाना शुरू होगा। लेकिन आप वेस्ट बंगाल में देखें, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने ठीक है 20 रैली करीब उन्होंने किए हैं, रोड शोज़ कई 3-4 किए हैं। लेकिन उसके बाद भी आप ग्राउंड में घूमेंगे तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी फेस नहीं है। हम्म। वो जो भी होगा प्रो ममता या एंटी ममता वाला, ममता बनर्जी वाला वहाँ पे केस है। उसके बाद बीजेपी ने जो भी, अब देखिए, अब उसमें आप सेंट्रल फोर्सेस को लाया, इलेक्शन कमीशन के रोल की बात करें, एसआईआर की बात करें या जितना कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे जाके बीजेपी उस ममता बनर्जी उन जैसे वो भी कांग्रेस की तरह नहीं है कि ग्रासरूट पे उनका प्रेजेंस नहीं है। ममता बनर्जी का भी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग है नीचे तक। उनको जाके हराना, जैसा मैंने कहा कि एक एक बहुत ही एक स्टेज इसको मैं कह लीजिए कि अब बीजेपी का, अब नेशनल पार्टी तक जो स्थिति है जो प्रिंसिपल अपोजिशन है, रीजनल पार्टीज को भी धीरे-धीरे बीजेपी अब उस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ फेस हों, नहीं हों, एक केवल रणनीति के तहत अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम्म। वो बीजेपी हरा सकती है। और उसके बाद आप इधर आपने देखा कि उड़ीसा, फिर बंगाल, उसके बाद आगे फिर जितने भी रीजनल पार्टी हैं, फोकस होता है उन पे चलता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा फोकस फिर होता हम्म। चला जाएगा। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि अगले साल बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्शन, करीब 7 चुनाव है होना। चुनाव हैं, 7 स्टेट्स में। अब अर्ली नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर, गोवा, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश और गुजरात। गुजरात बाद में है, फिर अक्टूबर-नवंबर में जाके है। ये जो मोमेंटम जो एक चेंज करेगा, वो मोमेंटम बीजेपी कैरी करेगी अगले साल इसको लेके। हम्म। तो ये अब बीजेपी के लिए अभी कह सकते हैं। हाँ, अगर ममता बनर्जी पावर रिटेन करते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद उनका अगला जो है कदम होगा दिल्ली में। आपने देखा ये इंडिया ब्लॉक, जो सो कॉल्ड इंडिया ब्लॉक जो अभी जो लोकसभा के लिए बना था, लेकिन अभी भी जिस तरह से एक उनमें अपोजिशन में जो एक आप देख रहे हैं कि एक साथ काम करने का जो है एटलीस्ट पार्लियामेंट फ्लोर पे, वो बिखरता जा रहा है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने ऑलमोस्ट जो बीजेपी का लाइन है ममता बनर्जी के खिलाफ, राहुल गांधी ने वही जाके कहा कि अगर आपने ठीक हम्म। से एक स्वच्छ सरकार चलाई होती तो बीजेपी राइज नहीं करती। बहुत कुछ कहा है उन्होंने ममता बनर्जी पे। दूसरी तरफ आपने देखा कि अखिलेश यादव वहाँ जाके कैंपेन नहीं किया किया होगा उन्होंने, लेकिन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के थ्रू पूरा बैक किया ममता बनर्जी को। आपने देखा तेजस्वी यादव ने जाके कैंपेन किया,
हेमंत सोरेन ने जाके कैंपेन किया, अरविंद केजरीवाल ने जाके कैंपेन किया। तो ये जो एक अपोजिशन की तरफ से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं सो जाके उन्होंने ममता बनर्जी का साइड लिया, कांग्रेस पूरी आइसोलेटेड हो गई। अगर ममता बनर्जी जीतते हैं तो उसके बाद जैसा वो कह रहे हैं ना कि हमारी अगली लड़ाई दिल्ली में होगी, वो पूरा उनका उधर शिफ्ट करेगा। फिर अब वो बीजेपी से ही नहीं यहाँ पे आके लड़ेंगे, उसके बाद से कांग्रेस का भी जो एक अपोजिशन में उनका जो है कि नुमेरो यूनो वाला जो एक वो उनका एक पोजीशन जो है उसको चैलेंज करेंगे आके। तो ये तो आप नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे देखिए कोई भी पार्टी जीतती है बंगाल में काफ़ी चेंज आएगा, बिकॉज ममता बनर्जी को जितनी मुश्किलें हुई है इस बार, मतलब ग्राउंड में अभी भी कोई भी पार्टी, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, कोई श्योर नहीं है। और जो कहते हैं ना हीट फील करना कि शायद इस बार कुछ भी हो सकता है, तो वो जो उन्होंने हीट फील किया है, वो एंटी इनकम्बेंसी जो जितना स्ट्रांगली उन्होंने रियलाइज किया है कि हो सकता है, मेरे ख्याल से अगर तृणमूल कांग्रेस भी हो या बीजेपी है, उस पर आप चेंजेस देखना शुरू करेंगे। जो भी पार्टी होगी, शायद बीजेपी आए तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा, लेकिन ममता बनर्जी भी आ जाए फिर से फोर्थ टर्म के लिए, आप फिर देखेंगे गवर्नमेंट का फोकस कि ये केवल फ्रीबी से काम नहीं चलता कि इतने रुपए हमने 1500 रुपये 1700 रुपये महिलाओं को दे दिए, पैसे देते चले जाओ, उसी से काम चल जाएगा। उनको दिखाना पड़ेगा कि विकास उस तरह से या इन्वेस्टमेंट लाना हो, मतलब इंडस्ट्रीज को वहाँ पे लाना हो, वो सारा फिर फोकस देखिएगा जो भी सरकार होगी, वो एक चेंज ऑफ अप्रोच आप उसमें देखेंगे। दूसरा, ये जो अभी जो कट मनी वाली बात होती है, हर एक चीज़ के लिए सिस्टम में ऐसे नीचे तक आ गया है, उसमें ममता बनर्जी पहले भी बोल चुकी हैं, वो इसके बारे में एड्रेस करने की कोशिश उन्होंने किया, लेकिन ग्राउंड में अभी भी उसकी बात होती रहती है। उस पर आप फिर देखेंगे, उस पर एक फोकस होगा कि ये कैसे इसको ख़त्म किया जाए। फिर आप मतलब मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे जो भी सरकार होगी, वो आप ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे अप्रोच में लाने पड़े। बिकॉज बीजेपी जीते नहीं जीते डरा तो दिया ही है तृणमूल कांग्रेस को, मतलब जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है। तो ये तृणमूल कांग्रेस अगर आ भी गई सरकार में वापस मतलब फोर्थ टर्म के लिए, काफी कुछ चेंजेस वहां पे देखेंगे। और अगर बीजेपी आई गई तो ऑब्वियसली बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने सो को मिलेगा। नेशनली और स्टेट लेवल दोनों पे चेंजेस। मधुसूदन द्विवेदी का प्रश्न लेना चाहूंगी। वो जानना चाहते हैं कि वो वोटर के तौर पर क्या करें, आप बताइए। वो कहते हैं मैं कभी आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं रहा हूँ। जब राघव चड्ढा, मित्तल जी वो कहते हैं या अन्य नेताओं को ईडी और अदालतों के जरिए खुले या पर्दे के पीछे की कोट अनकोट सेटिंग से डराया या धमकाया जाए और हर गैर भाजपा वोटर के साथ एक तरह से अंत में छल ही होता है, तो क्या चुनाव कराने की ये प्रतीत होने वाली नौटंकी, वो कहते हैं, बंद नहीं हो जानी चाहिए? आपके हिसाब से भारत को कौन से 3 चुनाव सुधार की बेहद एक तरह से जैसे कहते हैं ऑक्सीजन जैसी ज़रूरत, वो कौन से 3 सुधारों की हैं? और वो ये भी कहते हैं कि मैं ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि कभी होगा या नहीं होगा, बट आपके हिसाब से क्या है? लार्जर जो आम आदमी पार्टी पे हुआ है, उस पे हमने पिछले एपिसोड में हमने काफी बातें की थी, तो मैं उन इश्यूज को मैं छोड़ दूंगा। और ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बता सकता आप किनको वोट करें, लेकिन सुधार लेकिन वो की जो जो बात सुधार कर की रहे बात कर रहे हैं। हैं, हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में करें, डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में करें कि सारे के सारे आप 7 एमपी जाते हैं, आप सीधे आप दूसरे पार्टी में जाके मर्ज हो जाते हैं। तो देखिए, डिफेक्शन का कुछ भी कर लेंगे, कुछ इसमें पूरा बैन आप कर नहीं सकते, बिकॉज अगर किसी को किसी एमएलए हो, एमपी हो, अगर किसी को दूसरी पार्टी में जाना है तो फोर्सिबली आप रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है उनका से होना चाहिए। अगर उनके एमएलए है या लोकसभा का एमपी है जिसको लोगों ने चुना है, और उसमें हमेशा अब पता होगा कि ज़्यादा वोट्स पार्टी को दिया जाता है, इंडिविजुअल के बहुत कम केसेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल अपने आप पे जीत के आता है। जनरली पार्टी का बहुत ज़्यादा उसमें हो रहता है कि लोग इस पार्टी को देना है, उस पार्टी को देना है। अगर आप उस पार्टी से चुन के आए हैं और आप फिर उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो सीधे है कि आप इलेक्शन करवा लीजिए। जो होता ही है, आपने देखा, इलेक्शन करवा लीजिए, फिर से अगर लोगों ने आपको दूसरी पार्टी में जाने की दूसरी पार्टी में जाने के बाद ही फिर से लोगों ने आपको वोट दिया, तो फिर ठीक है। तो ये तो हो जाना चाहिए कि जब भी आपने स्विच किया, एंटी डिफेक्शन लॉ भूल जाए, जब भी आपने स्विच किया आपका मेंबरशिप जाना चाहिए। और उसके बाद जिन्होंने आपको इलेक्ट किया आप उनके पास वापस जाएं। अब राज्यसभा एमपीज के केस में है कि अब एमएलए के पास जाएं वापस, फिर तो आपका राज्यसभा वाला बंद कर दो। लोकसभा का है तो लोकसभा मेंबरशिप आपकी चली जाए, आप जाओ फिर लोगों के पास जाओ। तो ये एक इसमें एक सुधार की वो जरूरत है कि मिडवे, चूंकि आपका कुछ टर्म बचा हुआ है, फिर अब दूसरी पार्टी में चले गए,
आपको चुना, जैसे सपोज जैसे जिन एमएलएज ने चुना, आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर्स को, एमएलएज आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी ने आपको भेजा, तो एक नेचुरल एक होना चाहिए कि आप जब पार्टी छोड़ रहे हैं तो आप फिर से अब जाके आप रीइलेक्ट हो जाइए, मतलब वैकेंसी होगी, फिर से इलेक्शन होगा तो देखिए आपको फिर से बीजेपी नॉमिनेट कर दे, आप जीत सके तो जीत लें। ये तो राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में, वही एमएलएज एमपी जो लोकसभा के एमपीज हैं एमएलएज में, उसमें ही मेरा वही है कि अब अगर आप दोबारा, जो कई स्टेट्स में हो चुका है, जो बहुत लोग डिफेक्ट करते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, फिर वो जीत के आते हैं, उसमें मैं बुरा नहीं गलत नहीं मानता कि अगर जनता ने फिर से आपको दे दिया है, डिफेक्शन के बाद भी आपको दोबारा इलेक्ट किया, फेयर इनफ, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में सब कुछ जनता डिसाइड करती है। जहाँ तक बड़े बड़े सुधारों की बात है, करें 3 सुधार की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए अभी के कॉन्टेक्स्ट में जैसे बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेके, आपने कल रात में आपने देखा कि स्ट्रांग रूम के में जाके ममता बनर्जी ने वहाँ जो भी किया, मतलब जितना कुछ हंगामा हो रहा है कलकत्ता और में, यही नहीं, हर एक स्टेट आफ्टर स्टेट आप वही देखना है। इसमें जो एक इलेक्शन कमीशन में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है लोगों का, अब हो सकता है कि एक सेक्शन का बढ़ रहा हो, जो अपोजिशन के साइड में उनका ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा हो, आप कह सकते हैं उसमें, बट पॉइंट इज कि आज न कल फिर दूसरी पार्टी आएगी, कभी दूसरी पार्टी पावर में आ सकती है, एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ट्रस्ट डेफिसिट को आप कैसे एड्रेस करेंगे? सबसे पहले ये जो, या तो आप जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जो आपको सलाह था कि सिलेक्शन कमेटी जो आपको होगा उसमें आप लीडर ऑफ अपोजिशन को ले आए, प्रधानमंत्री रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसके बाद पार्लियामेंट में लॉ ला के कर दिया गया कि अब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा नॉमिनेट किए हुए कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, 2:1 होता है, तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री जिनको चाहे चुन लें। तो वो जब तक रहेगा कि ये सरकार के चुने हुए हैं, तब तक ये डेफिसिट, वो ट्रस्ट वाले फैक्टर चलता जाएगा। और खास करके अभी जो ज्ञानेश कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका जिस तरह कंडक्ट रहा है, थोड़ा सा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप इसमें 2 तरह किया जा सकता है, या तो आप फिर से चेंज करके लॉ को, या तो सीजीआई को वापस ले आइए कमेटी में, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर सीईसी का जो भी है कि उसमें आप पूरे यूनानिमस हो, मतलब जो आपके 3 मेंबर कमेटी हो, जो भी हो, सब उसमें एग्री करें। अब देखिए सर्च कमेटी जो होती है, अभी जो आपके नए लॉ के अनुसार, 2023 लॉ के अनुसार, सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर हेडेड सर्च कमेटी होती है। अब वो भी जो भी 5 नाम देगी, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की तरफ से ही नाम आएगा, तो गवर्नमेंट के अपने 5 नाम हैं जो सर्च कमेटी ने लेके दिए हैं। तो फाइनली जो सिलेक्शन कमेटी में जाएगा, जिसमें पीएम हेडेड सिलेक्शन कमेटी जो है, उसमें अब एक नाम नहीं तो दूसरा नाम, तीसरा नाम, एक जिसका यूनानिमस चॉइस हो उनको चुना जाए, इंस्टेड ऑफ 2:1, मतलब मेजॉरिटी वोट से नहीं होता वो, बिकॉज उसमें 1-2 गवर्नमेंट की साइड से है, 1 अपोजिशन से है, तो फिर वो पूरा अनइवन है फील्ड वो, तो वो कंसिडर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये बहुत आइडियलिस्टिक बातें मैं कर रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, कोई भी सरकार नहीं करने जा रही है ऐसा। दूसरा जो रिफॉर्म्स की बात आती है, अभी फिर आपने देखा जैसे पार्लियामेंट में हंगामा हुआ आपका डिलिमिटेशन कमीशन को लेके। अब डिलिमिटेशन एक्ट में जाइएगा उसमें, तो उसमें है कि जो उसके चेयरमैन होंगे, जो हेड करेंगे उसको, वो सिटिंग या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। दूसरे मेंबर होंगे उसमें आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई इलेक्शन कमिश्नर उसमें हो सकता है। तो पार्टीज दूसरे पार्टी का रिप्रेजेंटेशन हार्डली, उसमें एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, जैसे किसी स्टेट में होगा तो 5 एमएलए होंगे, या फिर सेंटर का है तो उसमें आपको 5 एमपीज दे देंगे, जैसे उस स्टेट स्पीकर उसको डिसाइड करके, लेकिन वो सारे एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, उनका वोटिंग राइट्स नहीं होता। तो ये हमेशा, इस बार भी जो ये पार्लियामेंट में आपने हंगामा देखा, उसमें क्या है कि डिलिमिटेशन कमीशन में, देखिए उसको आप कोर्ट में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, हालांकि बीच में 1-2 जुडिसडिक्शनल उसमें प्रोग्रेस हो रहा है कि शायद कुछ मामलों में कोर्ट ले सकती है उसको, लेकिन अभी है कि लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। तो आपने जो पूरा टेरिटरी जो आपने एक जो परिसीमन में जो आपने रीड्रॉ किया बाउंड्रीज, जिससे अपोजिशन को इतना प्रॉब्लम है कि उसका उस रूट में क्या है कि भाई आप जो भी उसको हेड करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन, वो आपके चॉइस होंगे, सीईसी हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर उसके दूसरे मेंबर हो, वो आपके चॉइस होंगे, जिसमें इनका ऑलरेडी बहुत सारा ट्रस्ट इशू आ रहा है। और उसके बाद जो पॉलिटिशियंस होंगे एसोसिएट मेंबर्स, उनका कोई वोटिंग राइट नहीं है, तो आप लोग जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो कुछ ये अपोजिशन उसमें कुछ कर नहीं सकती है। तो जिससे कि जिस सरकार ने भी डिलिमिटेशन कमीशन बनाया,
उसको मेजर एडवांटेज होगा, बिकॉज वो अपने हिसाब से बाउंड्रीज रीड्रॉ करवाएगी, जो मेजर एप्रीहेंशन अपोजिशन का है। अब इसको भी सोचने की बात है, मतलब कोई दूसरा मैकेनिज्म होना चाहिए। सही बात है, बिकॉज आपने असम में देखा जो हुआ। अब असम की भी हमने पहले ही चर्चा की थी कि एक ऐसे रीड्रॉ किया गया कि अब इस केस में माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि जो 35 माइनॉरिटी डोमिनेटेड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है असम में, उसको 23 कर दिया गया। किसी कंस्टिट्यूंसी में आपको 80% माइनॉरिटीज हो गए, दूसरा में माइनॉरिटी का से चला गया, वो मेजोरिटी डोमिनेटेड हो गया। खैर ये केवल रिलीजन की बात नहीं है। अगर आप उस तरह से करने पे आए तो आप ऐसे रीड्रॉ करेंगे कि पता चला कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे यादव डोमिनेट कर दीजिए, या जाट डोमिनेट कर दिया, किसी पर्टिकुलर कास्ट का वो पूरा डोमिनेट हो गया, वो ले जाओ सीट पे। बाकी 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे निकाले करेंगे कि जिसमें आपके अपने सपोर्टर्स, आपका स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो उसमें आपकी तरह से हो जाए। तो एप्रीहेंशंस हैं, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन जैसे बनाया जाता है उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये 2 पार्ट रहा। तीसरा अगर कहें रिफॉर्म्स में, तो मैं काफ़ी दिनों से इसको सोचता रहता हूँ। पहली बार जब 2008 में मैं अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चल रहा था, तभी से बार बार मेरे जहन में आता रहता है। वहाँ क्या है, देखिए कि पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, ये उस पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं। हर एक जगह जा जा के उस पर वोटिंग होगी। अब मैं जैसे था टेक्सास में मैं गया था, वहाँ पे हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा दोनों अपने पार्टी का नॉमिनेशन लेने के लिए हर एक स्टेट में जाके, जैसे आपको वहाँ पे वोटिंग होगी, पार्टी वाले वोट करेंगे कि दोनों में से क्या चाहिए। बड़ा वाइब्रेंट डिबेट चलता है, मेजर कैंपेनिंग होती है। तो पार्टी वर्कर्स डिसाइड करें उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा। बाद में ऑफकोर्स डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होता है, बट वो ज़्यादा मैसेजिंग के लिए होता है। वो जिस लेवल पे पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि हमारे पार्टीज में किसी भी इंडिया में भी जिस पार्टी में भी देखिए, एक इंटरनल डेमोक्रेसी तो खत्म है सारी पार्टीज में। टॉप के कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन होगा, कौन कैसा कैंडिडेट होगा, क्या बनेगा। पार्टी वर्कर्स का कोई से नहीं रहता। वो थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। जस्ट अब इमेजिन कीजिए कि कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होगा। हर एक राज्य में जाके कांग्रेस वाले अपना अपना वोटिंग कर रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं, सब अपना अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। पार्टी वर्कर्स को चुनने दीजिए। तो ये इस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी जब आएगी पार्टीज में, तो एक तो अकाउंटेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी पार्टी लीडरशिप के लिए, और ओवरऑल आपकी डेमोक्रेसी के लिए वो बेटर होगा। तो कहने को बहुत सारे सजेशंस हो सकते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर के, ये बस 2-3 आप कह रहे हैं तो जो मेरे जहन में आ रहा है वो बता रहा हूँ। जी, प्रज्वल श्रीनिवास जानना चाहते हैं, राघव चड्ढा का 7 सांसदों के साथ राज्यसभा से बाहर होना आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्या यह घटना पंजाब में दोबारा बोल रही हूँ। क्या ये घटना पंजाब में बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं को फायदा पहुंचाएगी? अकाली दल और कांग्रेस द्वारा छोड़े गए राजनीतिक खालीपन को कहते हैं धीरे-धीरे भरते हुए क्या बीजेपी एक विपक्ष के रूप में पंजाब में उभर सकती है? और आने वाले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह कितने लाभदायक साबित होंगे, यह देखते हुए कि फिलहाल वे सुर्खियों से एक तरह से दूरी बनाए हुए हैं? देखिए, पंजाब की डेमोग्राफी समझिए, वहाँ जैसे लास्ट सेंसस के बाद जो था, करीब करीब 58% वहाँ सिख पॉपुलेशन है और 38.5% हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो कभी हिंदू जो है सो कभी हिंदू, जैसे कांग्रेस का वहाँ पे क्या था कि इनके अपने सिख फेसेस भी हैं, सिख लीडरशिप भी है, हिंदूज भी जाती थी कांग्रेस के साथ, तो उनका फिर डोमिनेशन चलता था। जब अकाली दल और बीजेपी साथ साथ लड़ रही थी तो सिख वोटर्स अकाली दल लाते थे, और हिंदू वोटर्स बीजेपी लेके जाते थे। आपको दोनों तरफ से मिला, हिंदू वोटर्स पूरा आप में शिफ्ट कर गए। अब ये आप में जो एक इम्प्लोजन हो रहा है, सब छोड़ के जा रहे हैं, तो पार्टी का जब इस तरह की स्थिति होगी तो फिर बीजेपी एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो सारे जो हिंदू वोटर्स आपके साथ गए थे वो सारे के सारे हमारे साथ आ जाए। 38.5% बहुत बड़ा एक मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा चंक है अगर वो सारे के सारे बीजेपी के साथ आ जाए तो। क्योंकि स्पेशली जब मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा, जिसमें अकाली दल अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग है, आप अलग है, उसमें अगर आपको एक पूरा एक हिंदू चंक मिल जाए 38.5%, वो काफ़ी डिसाइसिव हो सकता है। लेकिन यहाँ इम्प्लोजन से क्या फ़ायदा होगा? अब बीजेपी सिख लीडरशिप भी उनको मिल रही है, दूसरी पार्टी से ही आ रहे हैं, तो जनरली सिख्स में बीजेपी का उतना वो पैठ रहा नहीं है, ट्रेडिशनली कभी नहीं रहा है।
लेकिन जब दूसरी पार्टी से लोग आना शुरू होंगे तो धीरे धीरे शायद उधर भी एक पैठ बने। और जैसा मैंने कहा कि अगर 38.5% से आप स्टार्ट कर रहे हो तो बस थोड़ी थोड़ी अगर आगे आपको वोट्स सिख कम्युनिटी से आप ऑलमोस्ट मतलब क्रॉस करने की स्थिति में रहेंगे। जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है, वो मास लीडर अब वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक बहुत ही नोन फेस है। और आप अगर उनको आप फेस बना देंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी है, कई दशकों तक उन्होंने मतलब राजनीति में मतलब पब्लिक लाइफ कई दशकों का रहा है, वो अगर आपके फिर फेस बन के आते हैं तो फिर जैसा मैंने कहा कि आपको सिख समुदाय से भी और थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर बहुत ही मेजर आप डेंट नहीं भी कर पा रहे हैं सिख वोट बैंक में, लेकिन इस तरह के चेहरे हुए आपके साथ तो काफ़ी वो डिसाइसिव हो सकता है, स्पेशली इन ए मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट। जी, हमारे व्यूअर हैं भारत दैट इज़ इंडिया नाम से, वो जानना चाहते हैं। वो पहले बोलते हैं कि मैं केजरीवाल की राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी वो कहते हैं यह तो मानना पड़ेगा कि वो युवाओं को राजनीति में लेकर आए। राघव चड्ढा को 25-26 साल की उम्र में विधायक बनाया, पंजाब का इंचार्ज बनाया और राज्यसभा भी भेजा। 35 की उम्र से पहले इतना कुछ दिया जो शायद किसी और राजनीतिक पार्टी में नहीं होता, फिर भी राघव चड्ढा ने पार्टी एक तरह से बदली। वो ये जानना चाहते हैं क्या विचारधारा जैसी कोई चीज़ नहीं है? इतने कम समय में इतना कुछ मिलने के बाद भी कोई कैसे पार्टी बदल सकता है? और वो फिर जानना चाहते हैं हरभजन सिंह के बारे में कि पंजाब में बीजेपी के साथ जाकर वो क्या हासिल करना चाहते हैं, खासकर किसान आंदोलन के बाद? देखिए, इसका कुछ पार्ट तो मैंने आपको जी। क्वेश्चन किया था। किसान आंदोलन में 6 सामने फेस बने हुए थे, जिसके बाद बीजेपी का और ज़्यादा उसमें जो है सो अनपॉपुलैरिटी हो गया था। तो लेकिन हरभजन सिंह का वो गेम नहीं है। जिन एक उनके पहले पार्ट उनका क्वेश्चन में है, तो केवल ये आपकी ही बात नहीं है, आप कई सालों से जिस तरह का डिफेक्शन देख रहे हैं, विचारधारा की ये जो बात पूरा एक कर रहे हैं। अवसरवादी राजनीति हो गई है। और अब इससे नेताओं को डर भी नहीं लगता, क्योंकि जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो जनता उनको फिर वोट दे के फिर जिता भी देती है। मतलब मैं राज्यसभा मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कह रहा हूँ जो जी, दूसरी पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस से अलग अलग पार्टी से, जिसमें जितने लोग जाते रहते हैं फियरलेसली जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी चेंज करने पे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान। नुकसान नहीं होता, वो फिर से चुन के आ जा रहे हैं। तो अब इनको जाने की बात करें, ये लोग जो करंट बंच गया है, अब उसमें जैसा मैंने कहा कि अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स अभी पूरी चल रही है। जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है जा रहे हैं। वही हरभजन सिंह, मुझे याद है 2021 में दिसंबर में एक नवजोत सिद्धू ने इनका एक साथ में हरभजन सिंह के साथ पिक्चर लगा हुआ था, और फिर उन्होंने कैप्शन दिया हुआ था फोटो का कि कई संभावनाएं हैं, बेसिकली हिंट करते हुए कि शायद हरभजन सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हुँ, उसके कुछ महीनों बाद आपने देखा चुनाव के पहले कि नहीं, हाँ, चुनाव के समय में हरभजन सिंह भगवंत मान के दोस्त हैं। एक्चुअली उनका कई पिक्चर मुझे याद आ रहा है कि भगवंत मान के की मदर जो है सो उनको जो आशीर्वाद दे रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने बधाइयाँ दी जब भगवंत मान सीएम बने थे। और उसके ठीक इसलिए भगवंत मान ठीक बनने के बाद कोशिश शुरू कर दी थी कि इनको किसी तरह से राज्यसभा में लाया जाए, जो कि सीएम ने डिलीवर भी किया। तो ये तो अभी तक की उनकी राजनीति रही है। राज्यसभा में आए भी तो उनका अगर प्रेजेंस देखें राज्यसभा में, तो मुश्किल से उन्होंने 25% डेज में जाके अटेंड किया, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। खैर, अभी फिर उनको लार्जली देखा जाए, आप क्रिकेट की दुनिया से हो या पॉलिटिक्स की दुनिया से हो, जो सेंटर में जो पार्टी पावर में रहती है, हुँ। उसमें आपको काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बाद में भी मिलती है। तो अब हरभजन सिंह का भी ये होगा, उनका अपना कोई कैलकुलेशन होगा। वो अपने फ्यूचर देख रहे हैं। क्योंकि अब देखिए जी। जिस तरह आपकी स्थिति है पंजाब में, जिस तरह से इम्प्लोजन्स हो रहे हैं, और काफ़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट जिस तरह से हो गई है, वो जो भी आपके साथ एसोसिएटेड है उनको लगता है कि जब ये जा ही रहे हैं कुछ महीनों बाद, तो फिर कौन आ सकता है, कहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी है, वहाँ सब अपना देख रहे हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल हमारे मेंबर द्वारा वो जानना चाहते हैं अगर एआईएडीएमके और विजय को सरकार बनाने लायक पर्याप्त सीटें मिल जाती हैं, लेकिन विजय ये शर्त रखते हैं कि एआईएडीएमके को बीजेपी से नाता तोड़ना होगा, तो एआईएडीएमके क्या कदम उठाएगी? मेरे ख्याल से एआईएडीएमके इस पे मान जाएगी, बिकॉज देखिए विजय का बहुत क्लैरिटी है कि उनका राजनीतिक दुश्मन है डीएमके, जी। और वैचारिक आइडियोलॉजिकल दुश्मन उनका बीजेपी है। तो इसमें तो कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं। उनको अगर एआईएडीएमके की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो एआईएडीएमके पहले भी देखिए बीजेपी से बहुत अच्छा नाता रहा नहीं है। मतलब ठीक है, उनका साथ साथ में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ईपीएस शुरू से ही अनकंफर्टेबल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। जैसे अब अन्नामलाई जब चाह रहे थे कि बीजेपी का बहुत एक्सपैंड करना शुरू करें,
तमिलनाडु में, तो एआईएडीएमके ने चलने नहीं दी, फाइनली बीजेपी को अन्नामलाई को मतलब हटाना रिप्लेस पड़ा। करना पड़ा, जिससे कि अच्छा इक्वेशन चले उसमें। और एआईएडीएमके कभी भी कंफर्टेबल नहीं, जब भी पावर शेयरिंग की बात हो रही थी बीजेपी के साथ, अमित शाह जी। आपने देखा कि एआईएडीएमके के नेताओं ने बहुत क्लियरली कह दिया कि कोई पावर शेयरिंग और नहीं होगी, तो कंफर्टेबल इक्वेशन उनका है नहीं। एआईएडीएमके अगर उनका लगेगा कि अच्छा विजय के साथ हम ज्वाइन कर लें, गवर्नमेंट के पार्ट हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से दोबारा सोचेंगे भी नहीं। अगर इस तरह का शर्त को विजय की तरफ से आता है कि मैं सीएम बन जाऊंगा, आप गवर्नमेंट में आ सकते हो लेकिन बीजेपी को छोड़ो, तो ब्लिंक भी नहीं करेंगे, एआईएडीएमके वाले मान जाएंगे। मेरा ज़्यादा ख्याल है। जी, 4 तारीख को पता चलेगा विजय का प्रदर्शन कैसा रहा। हम अगले सप्ताह ज़रूर आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। हमें ज़रूर अलग-अलग राज्यों से जुड़े अपने प्रश्न भेजें।